दोस्तों, इस शो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अभी देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए और इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों ने देश में एक चिंता का वातावरण फिर से पैदा कर दिया है। 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई और पंजाब में कांग्रेस की बुरी तरह से हार और आप पार्टी का पदार्पण हुआ। अब इसमें जहाँ तक पंजाब में आप पार्टी का जीत कर आना है, उसमें एक निश्चित कारण ये है कि वहाँ बहुत कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह था और कांग्रेस के अंदर ही तू मैं चल रही थी। अकाली दल वैसे बदनाम हो चुका है, तो पूरी जो जगह है उसको ज़्यादातर आप पार्टी ने खड़ी की है। अब आप पार्टी का जो भी चरित्र हो, उसने एक बात अच्छी कही है कि भगत सिंह और अंबेडकर ये उनके प्रतीक रहेंगे। क्या भगत सिंह और अंबेडकर केवल प्रतीक ही रहेंगे या उनके मूल्यों पर भी चलने की कोशिश होगी, ये एक सवाल है। और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी का जो भी जन्म का तरीका रहा हो, कैसे भी बनी हो, जो भी उसके पीछे हो, वो भगत सिंह के लिबर्टी के सिद्धांत और अंबेडकर जी के समता के सिद्धांतों को अपनी नीतियों में रखने की कोशिश करेंगे। अब सवाल आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पहले जितनी मेजॉरिटी से तो नहीं आई, पर फिर भी अच्छे भरे सीटें लेकर वो आई है। और इसके पहले जो पूरे पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार जो ज़मीनी लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो एक बात बता रहे थे कि हर जगह अखिलेश यादव की लहर है। अखिलेश यादव की रैलियों में बहुत भीड़ थी। बहुत सारे महत्वपूर्ण ओबीसी लीडर वो भी अखिलेश यादव से जुड़ गए थे और जो मंडल का समीकरण है, अखिलेश यादव ने काफ़ी पूरा किया। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी की कई मीटिंग्स में इतनी उपस्थिति नहीं रहती थी, पर इतनी बड़ी संख्या में वो चुनकर आए हैं। अब इसमें एक तो निश्चित रूप से कहीं कहीं ईवीएम मशीनों का रोल हो सकता है और दूसरा रोल ये भी है कि बहुत सारे जो लोगों ने इसका विश्लेषण किया है, कई चीज़ों पर जोर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत कर क्यों आई। उसके कारणों में उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की वेलफेयर स्कीम और उनका वादा जो उन्होंने वहाँ से गुंडागर्दी को कंट्रोल किया है, ये 2 चीज़ों को मुख्य रूप से रखा जाता है। पर एक आश्चर्य की बात यह है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पिछले 5 सालों में जो बेरोज़गारी बढ़ी है उसकी कोई सीमा नहीं है। नोटबंदी इसका एक बड़ा कारण रही है जिसके कारण बेरोज़गारी बढ़ी है। दूसरा, कोरोना के दौरान जो मास माइग्रेशन हुआ उसमें हज़ारों लाखों के लोगों की मृत्यु हुई। इसी कोरोना के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई। अस्पतालों में उचित सुविधा नहीं और बाद में लोगों ने बड़े दर्दपूर्ण तरीके से गंगा में लाशों को बहते देखा और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उनकी अंत्यक्रिया करते हुए देखा। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे अशोक मिश्रा ने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके कारण कई किसानों की मौत हो गई। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उन्नाव और हाथरस में दलित लड़कियों पर बलात्कार और उनकी मृत्यु हुई। उन जगहों पर भी भाजपा जीत कर आ गई। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां सूचकांक, इंडेक्स, मानव विकास के सूचकांक बहुत तेज़ी से गिरे हैं और उत्तर प्रदेश, भले ही उनका दावा हो कि ये एक लीडिंग राज्य है, पर उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसके कारण सूचकांक में केरल सबसे ऊपर है और उत्तर प्रदेश बहुत नीचे था
और पहले से और भी नीचे घसर गया है। अब एक तरफ ये सब चीज़ें हैं और दूसरी तरफ इन्हीं जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना, इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। अब ये बात सही है, कई लोग कह रहे हैं कि राम और राशन इनकी जीत हुई है। राशन की बात में थोड़ी सच्चाई हो सकती है, पर उतनी सच्चाई नहीं है। जितनी सुविधाएं लोगों को चाहिए थी उतनी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची। और दूसरी बात यह है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इतने सालों से समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सामूहिक संगठन चलाते रहे हैं, वो ध्रुवीकरण बहुत गहरे रूप से समाज में प्रस्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से ये पहले से ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम, पिछली बार 2017 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का मुख्य मुद्दा यही था कि कांग्रेस और सपा, समाजवादी पार्टी, ये दोनों मुसलमानों को फेवर करती हैं, तो हिंदुओं के लिए कौन है। तो इस आधार पे उन्होंने पिछली बार ध्रुवीकरण किया था। और इस बार भी जो ध्रुवीकरण उन्होंने किया उसमें अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ ने लगातार एक के बाद एक सांप्रदायिक बयान दिए। मुलायम सिंह को अब्बाजान कहा, बार बार सांप्रदायिक दंगों की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाली, मुजफ्फरनगर बाकी चीज़ों पर। मुसलमानों को आपराधिक तत्व घोषित किया और उनके लिए आतंकवादी शब्द का भी लगातार इस्तेमाल होता रहा। मोदी ने भी इसी प्रकार की बातें कही कि उन्होंने भी कई बार कैराना का मुद्दा और कई बार सांप्रदायिक डॉग विसल के माध्यम से सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश की। योगी लगातार इस बात को करते रहे कि ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है, यानी 80% हिंदू 20% मुसलमान, इसकी लड़ाई है। तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ज़्यादा लेखकों की एनालिसिस में सामने नहीं दिख रहा। और एक तरफ से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो समाज में बहुत गहरे रूप से डाला गया, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ये अकेली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा एक बड़ा तंत्र खड़ा हुआ है और वो तंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सब जो बाकी संगठन हैं, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे असंख्य संगठन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के दौरान काम करते हैं। लाखों की संख्या में स्वयंसेवक, हज़ारों की संख्या में प्रचारक, ये भी चुनाव पे लगे थे। और पहले तो चुनाव के पहले भी आरएसएस के सर कार्यवाह ने मीटिंग बुलाकर इन सब संगठनों को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में काम करना है। बाद में चुनाव के 2 चरण होने के बाद जब देखा कि भाजपा की परिस्थिति थोड़ी ढीली है, तो आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने फिर से एक अपील की कि पहले तो ये जो कास्ट इक्वेशन है इसको दूर करने के लिए राष्ट्रवादी चीज़ें बालाकोट को सामने रखिए। जो समाज को ध्रुवीकृत करने के लिए राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की बात कीजिए, ये बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कही। और वो तो खैर इसके सुप्रीम लीडर हैं, उसके आधार पर ये चली। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है वो शहरों से लेकर गांव तक एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था योगेंद्र यादव का मुकेश कुमार जी के साथ, और उसमें उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि शहर का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो बात रखता है, गांव का भी एक आम परिवार उसी बात को स्वीकार करता है। जैसे अगर कहा गया कि गाय का मुद्दा है तो आपको तो बहुत परेशानी हो रही है, तो गांव के लोग जवाब देते हैं कि गाय कहाँ जाएगी, हम ही ने तो उनको छोड़ा है। आप जानते होंगे आज उत्तर प्रदेश में आवारा पशु, जब से ये नई नीतियाँ आई हैं, आवारा पशु का सवाल बहुत भयंकर रूप से सामने आया है। बेरोज़गारी की बात कही जाए तो उसमें भी ये कहते हैं कि मोदी जी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, योगी जी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोरोना की बात की जाए तो वो फिर जवाब मिलता है कि ये तो पूरे दुनिया की बात है, इसमें योगी और मोदी का क्या दोष।
यानी जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव में कहती है वो चीज़ें आम लोगों तक पहुंचाने का उसका मैकेनिज़्म बहुत मजबूत है। तो 3 चीज़ों का ख्याल करें। एक, विपक्ष की फूट, विपक्ष जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा, भाजपा केवल जुड़ा हुआ ही नहीं है, उसको समर्थन करने वाले दसियों संगठन और हज़ारों कार्यकर्ता तैयार खड़े हैं। और तीसरा, उनकी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप हैं और बाकी के माध्यम से उन्होंने अपनी परिस्थिति को बहुत मजबूत कर दी है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो हमेशा नियमित रूप से चलता रहता है। कभी बात करते हैं जालीदार टोपी की, कभी बात करते हैं कैराना की, कभी बात करते हैं आतंकवाद की, सांप्रदायिक दंगों की, और इन लोगों की हम गर्मी निकाल देंगे। इस प्रकार की बातें ये समाज को ध्रुवीकृत करने के लिए बहुत असरदार होती हैं। अब सवाल उठता है कि इस पार्टी के सत्ता में आने के बाद भारतीय संविधान के समता के मूल्य बिखर रहे हैं। मुस्लिम समाज को और क्रिश्चियंस को थोड़ा सा एक कोने में धकेला जा रहा है और उनकी परिस्थिति एक दुय्यम दर्जे के नागरिक के रूप में उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाकर चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? आज ये बात बहुत ज़रूरी है कि ज़मीनी काम करें, लोगों तक उन सिद्धांतों को पहुंचाएं जो महात्मा गांधी के थे, जो भगत सिंह के थे, जो अंबेडकर के थे। इसके लिए हमको कार्यकर्ताओं को कम्युनिटी में अपनी बात को पहुंचाने के लिए नियमित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत कठिन काम है, पर इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कम्युनिटी वर्क इज़ वेरी क्रूशल फॉर रीचिंग दीज मैसेजेस टू द एवरेज पीपल। उसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना और इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से सच्चाई को समाज तक ले जाना, जो अभी के सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा के को निरस्त करे और सच्चाई को समाज तक ले जाए। दूसरा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आज विपक्षी पार्टियां एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर साथ में आएँ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और कोशिश करें कि एक यूनिफाइड अपोजिशन, पोस्ट इलेक्टोरल यूनिटी की बात मैं नहीं कर रहा, चुनाव के पहले की यूनिटी जिसमें सब लोगों को साथ में लेकर एक यूनाइटेड अपोजिशन खड़ा हो और हम सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करें। ये इन चुनावों का एक संदेश है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी समाज के वैचारिक हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इन मुद्दों को ख्याल में रखकर आगे की एक संघर्ष के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए इस प्रकार की कोशिश के लिए सामने आएंगे। और जो आज समाज में अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेला जा रहा है, उस प्रक्रिया का विरोध कर, और जो दलितों, स्त्रियों, आदिवासियों की जो बुरी परिस्थिति है, उसके लिए सामाजिक आंदोलन को मजबूत करना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कार्यकर्ता लोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस संदेश को ले जाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनके मुद्दों के आधार पे सामाजिक आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद ये होना चाहिए कि आगे चलकर सांप्रदायिक ताकतें मजबूत ना हो, धर्मनिरपेक्ष बहुल्यवादी ताकतें, भारतीय संविधान को मानने वाली ताकतें सामने आएं और एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी लाइक कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।